हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द 9th लेक्चर ऑफ रोटेशनल डायनेमिक्स। पिछली क्लास में हम लोग टॉपलिंग टॉपलिंग पढ़े थे नहीं? तो टॉपलिंग में हम आपको एक चीज नहीं बताए थे, दैट इज टॉपलिंग ऑन इंक्लाइन। ठीक है, तो थोड़ा सा उसका चर्चा कर लेते हैं। ठीक, आप मुझे एक बात बताइए कि अगर इंक्लाइन प्लेन पे, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इस पे कोई क्यूबॉइड अगर हम रखें, कोई क्यूबॉइड रखें, क्यूबॉइड का हम ये क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रहे हैं, ये लेंथ बी है और ये एच है ना? थीटा को बढ़ाएंगे तो क्या क्या हो सकता है? अगर एंगल थीटा को बढ़ाएंगे, यहाँ पे दिस इज रफ, दिस सरफेस इज रफ। अगर एंगल थीटा को ग्रेजुअली बढ़ाएंगे तो इसके साथ क्या क्या होगा, संभावनाएं? स्लिप कर सकता है। ठीक है, एक तो डस्टर उठा के लाओ वहां से, जल्दी जाओ। तो आपका कहना है कि जब हम इसको थीटा को बढ़ाएंगे तो एक चांस है कि ये स्लिप कर जाएगा। अगर यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मैं म्यू मान लूं तो स्लिप करने का कंडीशन क्या होगा? स्लिप करने का कंडीशन क्या होगा? म्यू लेस देन, मतलब ये tan थीटा ग्रेटर देन म्यू, यही ना? tan थीटा ग्रेटर देन म्यू, दिस इज द कंडीशन ऑफ स्लिपिंग, यस और नो? जैसे ही tan थीटा क्रॉस करेगा म्यू को, ये स्लाइड कर जाएगा, है ना? लेकिन क्या ऐसी संभावना है कि स्लाइड करने से पहले ही ये लुढ़क जाए या टॉपल कर जाए? संभावनाएं हैं। जैसे ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक, ये चीज दिख रहा है आपको? दिख रहा है? ठीक, ये हम ऐसे रख दिए, ठीक, दिस इज क्यूबॉइड, ऐसे रख दिए, हम इंक्लिनेशन बढ़ाएं, स्लाइड कर गया, कर गया। इसी ब्लॉक को ऐसे रख दिए, अब इंक्लिनेशन बढ़ाएं। अरे रे ऐसे मत करो, ठीक है, थोड़ा बहुत बेईमानी कर लेंगे हम इसको। अगर हम देखो, जैसे ही आप इसके हाइट का वैल्यू बढ़ाइएगा ना, माने अगर हाइट ज्यादा हो जाएगा और विड्थ के रिस्पेक्ट में, तो थीटा बढ़ाते ही ये टॉपल कर जाएगा, स्लिप करने से पहले ही। तो अभी हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि थीटा जब हम ग्रेजुअली इंक्रीज करें तो व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑफ ऑन बी एंड एच, सो दैट कि पहले टॉपल करे कि पहले स्लिप करे। स्लिप करने का कंडीशन तो हम लोग पहले से जान रहे हैं कि tan थीटा ग्रेटर देन म्यू हो। टॉपल करने का कंडीशन क्या होगा, पहले ये पता करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे कि पहले टॉपल कब करेगा और पहले स्लिप कब करेगा। अब क्लियर है कि हम क्या जानने जा रहे हैं? ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। सुनिए मेरी बात, जब हम टॉपलिंग का बात करते हैं तो मेरा ये कहना है कि अगर हम आपसे कहें कि सर हमको एक बार एफबीडी बना के बताइए, ये दिस क्यूबॉइड, ये बी विड्थ है, हाइट एच है, लेंथ जो होगा वो अंदर की तरफ, जिसको डेप्थ तुम अभी समझ सकते हो, उससे हम कभी मतलब नहीं है। तो अगर हम तुमको बोलेंगे कि इसका मास m है अगर, तो क्या हमको एफबीडी अब बना के बता सकते हैं? बताइए। mg का कंपोनेंट डायरेक्टली ले लें, mg साइन थीटा, और इधर mg कॉस थीटा, यस और नो? और एक नॉर्मल किधर, अपवर्ड क्या होता है जी? इधर ना? अच्छा, और फ्रिक्शन है ना? सब कुछ सही है। तो थोड़ा सा अगर सब कुछ सही है और हम कह रहे हैं कि सिस्टम रुका हुआ है, कह रहे हैं कि सिस्टम, तो आप मुझे सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क बैलेंस करके बता दीजिए। क्या सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क बैलेंस होगा? mg cos थीटा का 0, mg sin थीटा का 0, नॉर्मल का 0, फ्रिक्शन का तो आ जाएगा टॉर्क, फ्रिक्शन इनटू जो h/2 है, यस और नो? बोलो। तो मेरा कहना यह है
कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हम लोग गड़बड़ किए हैं। ये गड़बड़ पिछला क्लास में भी पहले क्वेश्चन में किए थे, है ना? क्या गड़बड़ किए हैं? नॉर्मल को जो हम लोग, नॉर्मल जो है हम लोगों का, वो नॉर्मल हम लोगों ने गलत जगह से गुजार दिया। नॉर्मल हम लोगों ने गलत जगह से गुजार दिया, नहीं? तो नॉर्मल को किधर शिफ्ट करना चाहिए, ऊपर कि नीचे? नीचे। क्यों ऐसा? ऐसा इसीलिए कि अगर आप नॉर्मल को कहीं यहां से गुजारिएगा तो नॉर्मल का टॉर्क जो होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट n इंटू दिस x होगा, और वो किधर होगा? अंदर की तरफ, और फ्रिक्शन का टॉर्क बाहर की तरफ। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर सकता है। लेकिन अगर इसको ऊपर शिफ्ट कर दीजिएगा तो नॉर्मल का टॉर्क और फ्रिक्शन का टॉर्क दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, बैलेंस करने का चांस ही नहीं है। आई एम टेलिंग यू कि भाई ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है मतलब नॉर्मल नीचे शिफ्ट हुआ होगा। इज दैट ओके? ठीक है सर। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए नॉर्मल कितना शिफ्ट हो गया, नॉर्मल कितना शिफ्ट हो गया, है ना? तो हमने कह दिया कि नॉर्मल x शिफ्ट हो गया। अगर हम इसका इक्वेशन लिखे फोर्स का, तो फोर्स का इक्वेशन क्या होगा? mg sin थीटा इक्वल टू फ्रिक्शन एंड n इज इक्वल टू mg cos थीटा। कहो हाँ। और टॉर्क का अगर हम इक्वेशन लिखें, टॉर्क का इक्वेशन लिखें अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो क्या लिखेंगे? टॉर्क का इक्वेशन क्या हो जाएगा? mg cos थीटा और mg sin थीटा का तो जीरो हो जाएगा। तो फ्रिक्शन इंटू h/2, यस और नो? अब माइनस नॉर्मल इंटू x इज इक्वल टू, फ्रिक्शन की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे? mg sin थीटा इंटू h/2, और नॉर्मल की जगह पे mg cos थीटा इंटू x। इज दैट ओके? और यहाँ पे अगर हम काटें तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? tan थीटा बाई 2 इंटू h। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है ना? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि थीटा का वो वैल्यू जहां पे टॉपलिंग स्टार्ट हो जाएगा, हम पूछें कि मैक्सिमम थीटा या मैक्स वैल्यू ऑफ थीटा फॉर नो टॉपलिंग, नो टॉपलिंग, माने हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं जस्ट बिफोर टॉपलिंग का। तो टॉपलिंग होने से पहले जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाएंगे, जैसे जैसे थीटा बढ़ाएंगे भाई, जैसे जैसे हम यहां थीटा का वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे एक्स का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो एक्स के पास क्या फ्रीडम है, कहां तक जाने का फ्रीडम है? एज तक, b/2। तो जस्ट बिफोर टॉपलिंग, जस्ट बिफोर टॉपलिंग एक्स इज इक्वल टू b/2। तो b/2 इज इक्वल टू tan थीटा इंटू h/2। यस और नो? बोलो। तो यहां से tan थीटा का वैल्यू क्या आया? b/h। कब है ये, क्या है ये? जस्ट बिफोर टॉपलिंग। अरे मेरा बात समझना थोड़ा, अनाप शनाप नहीं, ध्यान रख लेना। मैं कह रहा हूं कि इन जनरल कोई भी, हाँ, इन जनरल कोई भी थीटा पे नॉर्मल कितना शिफ्ट किया है? इतना। अगर हम थीटा को बढ़ाते जाएं तो जस्ट बिफोर टॉपलिंग एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? b/2। एक्स का वैल्यू की जगह पे हम b/2 रख देंगे तो वहां से हमको tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा b/h। इज दैट ओके? तो अगर tan थीटा का वैल्यू b/h के बराबर हो जाएगा तो अब वो टॉपल करने ही वाला है। यहां से थोड़ा भी थीटा बढ़ाएंगे तो टॉपल कर जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा? पक्का? ये एक बात है, ये एक बात है। हमने आपको ये बताया कि अगर आप अगर आप थीटा को ग्रेजुअली बढ़ाइएगा तो टॉपलिंग कब हो जाएगा? जब tan थीटा का वैल्यू b/h हो जाएगा। यही हम आपको बोलेंगे कि इफ थीटा इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड देन स्लिपिंग
starts at theta, tan theta is equal to tan theta is equal to mu, at tan theta is equal to yes और नो? Yes, sir. मेरा बात समझना। मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं आपसे ऐसा कहता हूं, 1 मिनट के लिए मैं ऐसा कहता हूं कि म्यू का वैल्यू है √3, म्यू का वैल्यू है लेट से, हो सकता है, ठीक है। या 1 मिनट के लिए म्यू का वैल्यू 1/√3 ही रख लेते हैं। म्यू का वैल्यू मतलब थीटा को बढ़ाना शुरू करेंगे तो कब जाकर के ये टॉपल स्लाइड कर जाएगा 30 डिग्री पे। tan थीटा 1/√3 के बराबर होगा, 30 डिग्री पे ये स्लाइड कर जाएगा, ठीक है क्या? और मान लो कि क्यूबॉइड नहीं है, क्यूब है, मान लो कि क्यूबॉइड नहीं है बल्कि क्यूब है, तो b/h कितना हो जाएगा 1, b/h कितना हो जाएगा? तो ये टॉपल कब करेगा 45 डिग्री पे, b/h 1 हो जाएगा तो tan थीटा 1 हो जाएगा, थीटा 45 डिग्री हो जाएगा, यस और नो? मैं आपसे ऐसा कह रहा हूं सर, मेरी बात को समझिएगा, एक रियल लाइफ सिनेरियो हम आपको दे दिए कि यहां पर हमने एक क्यूब रख दिया, यहां पे हमने एक क्यूब रख दिया और यहां पे म्यू का वैल्यू है 1/√3 और थीटा को ग्रेजुअली इंक्रीज किए तो पता चलेगा कि 30 डिग्री पे ये स्लिप कर गया, है ना? और टॉपल कब करता 45 डिग्री पे। तो ऐसी परिस्थिति में स्लिपिंग पहले हो जाएगा, टॉपलिंग बाद, मतलब दिस इज स्लिपिंग बिफोर टॉपलिंग, दिस इज स्लिपिंग बिफोर। फर्ज करो कि म्यू का वैल्यू जो है दैट इज √3, इमेजिन करो कि म्यू का वैल्यू √3 है, तो स्लिप कब करेगा 60 डिग्री पे, स्लिप कब करेगा 60 डिग्री पे। और ये क्यूब है तो टॉपल कब करेगा, b/h 1 हो गया तो tan थीटा 1 हो गया तो थीटा 45 डिग्री, तो स्लिपिंग हो जाएगा 45 डिग्री पे। तो थीटा ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे तो टॉपलिंग का कंडीशन पहले मीट कर जाएगा, तो दिस इज टॉपलिंग बिफोर स्लिपिंग। दैट ओके? आई होप की चीजें क्लियर है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं सर कि अब मुझे कंपेयर करके बताइए, अब मुझे कंपेयर करके बताइए कि आपका टॉपलिंग बिफोर स्लिपिंग एंड स्लिपिंग बिफोर टॉपलिंग का कंडीशन क्या है। सुनिएगा, अगर ये क्यूबॉइड है, अगर ये क्यूबॉइड है तो इफ tan थीटा इज ग्रेटर देन b/h देन टॉपलिंग, यस और नो? एंड tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू देन स्लिपिंग। तो यहां पे दोनों कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन फॉर टॉपलिंग क्या है? कंडीशन फॉर टॉपलिंग tan थीटा ग्रेटर देन, और कंडीशन फॉर स्लिपिंग tan थीटा ग्रेटर देन म्यू, यस और नो? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कंडीशन फॉर टॉपलिंग बिफोर स्लिपिंग, टॉपलिंग बिफोर स्लिपिंग, थीटा बढ़ा रहा हूं, टॉपलिंग पहले हो जाए स्लिपिंग बाद में हो, टॉपलिंग पहले हो जाए मतलब ये वाला कंडीशन पहले मीट हो जाए और ये वाला, तो b/h छोटा कि म्यू छोटा? b/h छोटा, b/h छोटा, तो यहां वाला कंडीशन पहले ही पहुंच जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? अगर b/h का वैल्यू कम है, म्यू का वैल्यू ज्यादा है, तो tan थीटा पहले b/h होगा कि पहले म्यू होगा? पहले भी, अगर थीटा बढ़ा रहे हैं, b/h का वैल्यू कम है, म्यू का वैल्यू ज्यादा है, तो टॉपलिंग का कंडीशन पहले मीट हो जाएगा, कम ही एंगल पे हो जाएगा वो, और स्लाइडिंग ज्यादा एंगल पे होगा। तो अगर हम बोल रहे कंडीशन ऑफ टॉपलिंग बिफोर स्लिपिंग, दैट मींस b/h लेस देन म्यू। और आखिरी चीज स्लिपिंग बिफोर टॉपलिंग, तो म्यू लेस देन b/h, ठीक है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अच्छा खासा ज्यादा है तो वो स्लाइड करने से पहले ही टॉपल कर जाएगा, है ना? अब जो हम आपको एग्जांपल दिए थे उसको देखिए थोड़ा। अगर ये क्यूब ऐसा है, अगर ये क्यूब ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है जी, तो दिस इज योर बी और h छोटा है, h छोटा है, b/h कम है, b/h तो b/h कम है, तो आपको जब इसको ऐसे कराइएगा तो ये
सुन लो ना, बात सुन लो ना जो मैं कह रहा हूं। अब हम ऐसे रख दिए, इसमें क्या हुआ, स्लिप कर गया टॉपल करने से पहले, और ऐसे रख दिए, ऐसे रख दिए, टॉपल कर गया स्लिप करने से पहले। क्यों हुआ? ऐसे वाले केस में क्या था कि बी का वैल्यू ज्यादा था, एच का वैल्यू कम था, तो बी बाई एच कम हुआ, हो सकता है म्यू का वैल्यू, हाँ बी बाई एच ज्यादा है, तो बी बाई एच ज्यादा है, म्यू का वैल्यू कम है, तो नीचे वाला कंडीशन हो गया। देख लो यहां वाले में एच का वैल्यू कम है और बी ज्यादा है, यस और नो, तो एच का वैल्यू कम बी ज्यादा, तो ये फ्रैक्शन ज्यादा हो सकता है, वो म्यू से ज्यादा हो गया हो, इसीलिए क्या हो गया, पहले स्लिप कर गया। और जब ऐसा कर दिए तो ये वाला हो गया मेरा हाइट, और ये हो गया आपका बी, तो एच का वैल्यू ज्यादा बी का वैल्यू कम, तो फिर एच का वैल्यू ज्यादा बी का वैल्यू कम, तो बी बाई एच का वैल्यू रिलेटिवली कम। अब हम लोग हो सकता है कि ये म्यू से कम हो गया होगा, इसीलिए जब किए तो पहले टॉपल कर गए। इज दैट ओके? बोलो, समझ में आया? तो अगर हमको ट्रक में कोई सामान, कोई बड़ा सा मान लीजिए कि कबर्ड, अलमीरा लेके जाना है, उसको बांधना नहीं है लेट से, तो हम ऐसे रखे जो वो ज्यादा बेहतर है कि ऐसे रखे वो ज्यादा बेहतर है? ऐसे रखें ताकि ये टॉपल नहीं करे। स्लाइड तो जब इसमें करेगा जैसे वैसे ही इसमें भी करेगा स्लाइड, स्लाइडिंग के लिए तो उसका बीएच से लेना देना नहीं है, वो तो म्यू से लेना देना है, लेकिन टॉपलिंग का बीएच से लेना देना है। समझ में आया बात? पक्का पक्का? लिख लो। हेडिंग क्या डालोगे? टॉपलिंग ऑन इंक्लाइन, टॉपलिंग ऑन, और यहां पे लिख दीजिएगा टॉपलिंग ऑन इंक्लाइन, और यह लिख दीजिएगा थीटा इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। ओके, अगर यहीं पे क्यूबाइड नहीं होता, सिलेंडर हो जाता, तो बी की जगह पे आ जाता 2r, है ना, डायमीटर, और एच तो जो एच है वही रहेगा। ठीक, तो हाँ क्या कह रहे थे आप? अच्छा, ये नेक्स्ट पेज लिख लीजिए इसको। हाँ जी, तो अब चलते हैं हम लोग। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। बेसिकली अब हम लोग बात कर रहे हैं, दो तीन तरीके से इसको बोल सकते हैं फिक्स्ड एक्सिस और रोटेशन, इसका डायनेमिक्स ऑफ फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, हाई-फाई लैंग्वेज है ये। इसी को लिख सकते हैं अनबैलेंस्ड टॉर्क, और इसी को लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है बच्चों? तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा एक चीज है जो कि एंगुलर मोमेंटम से भी समझाया जा सकता है, लेकिन चूंकि हम वो पढ़ाए नहीं हैं तो उस रास्ते से हम नहीं जाएंगे अभी। ठीक, तो पहला कार्य ये है कि फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन क्या होता है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट के हर पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, वो सब चर्चा कर लेते हैं, फिर वो हो जाएगा काइनेमेटिक्स, और तब फिर हम करेंगे डायनेमिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स बेसिकली चर्चा कर चुके हैं। सर सुन लीजिए, आप मान लिया जाए कि ये कोई रिजिड बॉडी है, कोई भी शेप है, एंड this is the axis of rotation, this is the axis of rotation, इसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है। ठीक, तो रोटेशन अगर हो रहा है तो एक एंगुलर वेलोसिटी तो होगा ही होगा। मैं कह रहा हूं कि यूनिफॉर्म रोटेशन नहीं हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म रोटेशन हो रहा है, मतलब इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी है। कहो हाँ। अब मुझे बताइए, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन का मतलब समझ गए आप? जब इसको हम यहां पर, यहां से यहां एक कील ठोक दें और इसके अबाउट ऐसे हम इसको रोटेट करें, इसको हम ऐसे ऐसे रोटेट करें। ठीक, तो क्या इसका एक्सिस चेंज हो रहा है? नहीं, एक्सिस जो है वो फिक्स्ड है। इज दैट ओके? तो ये रोटेशन जो होगा दैट इज
फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। इज दैट ओके? तो ये एक्सिस जो है सो हिंज्ड है। हाँ, क्या ये अगर हम अभी देख रहे हैं तो ये फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन नहीं है, ये रोटेट भी कर रहा है लेकिन इसका एक्सिस मूव भी कर रहा है। यस और नो? तो उसको बोलते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस और रोटेशन। उसका चर्चा आगे होगा, ठीक है? तो ये फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में आप मुझे ये बताइए कि किसी भी बिंदु, कोई भी पॉइंट मास है, कोई भी पॉइंट मास है, वो पॉइंट मास कैसे पाथ पे जाएगा? कैसे पाथ पे जाएगा? तो ये सर्कुलर पाथ हो गया, ठीक है क्या? ये सर्कुलर पाथ हो गया। अब रेडियस हो गया इसका RI, ठीक? यहां पे कोई पॉइंट मास होगा MI, वो ऐसे ऐसे मोशन कर रहा होगा, सर्कुलर पाथ पे जा रहा होगा। मुझे बताइए कि इस MI का कौन कौन सा एक्सेलरेशन है और किस किस दिशा में है? सर्कुलर पाथ तो आप जानते हैं ना, उसमें एक्सेलरेशन क्या क्या होता है? एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंट के अलोंग कितना होता है वो? R इंटू अल्फा, है ना? ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, तो वो कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर इंटू R, ओमेगा स्क्वायर इंटू R। इज दैट ओके? तो अब ये एक्सेलरेशन देने वाला कोई फोर्स भी होगा, तो वो फोर्स क्या होगा? एक्सेलरेशन इनटू मास। तो इस दिशा में अगर हम इसको MI से मल्टीप्लाई कर दें, MI से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा टेंजेंशियल फोर्स, और इसको MI से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक। तो यू कैन से दैट ऑन दिस पॉइंट मास, जिसका मास है MI, जो एक्सिस से RI दूरी पे है, the body which is rotating with angular velocity omega and angular acceleration alpha, this point mass is experiencing a net force which is resultant of these two. Yes or no? Yes, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में कंपोनेंट लग रहा है और एक सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में लग रहा है। कहो हाँ। इसको हम लोग बोल देते हैं जो टेंजेंशियल फोर्स का मतलब FI का जो भी बॉडी है उस पर टेंजेंशियल डायरेक्शन का फोर्स, ठीक। और इसको हम लोग बोल देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इज दैट ओके? कोई ना कोई लगा रहा होगा तभी ऐसा हो रहा है, अरे है ना? अब मुझे ये बात बताइए कि इस पॉइंट मास पे लगने वाला टॉर्क जो होगा वो इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कुछ होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इस पॉइंट मास पे इस एक्सिस के अबाउट कोई टॉर्क होगा? There is an axis, there is a point mass। इस डायरेक्शन में एक फोर्स है जो एक्सिस से गुजर रहा है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड देयर इज अनदर फोर्स जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। अब मुझे एक बात बताइए कि सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई टॉर्क होगा? नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, वो एक्सिस से गुजर रहा है। टेंजेंशियल फोर्स का देयर विल बी अ टॉर्क। तो छोटा सा टॉर्क जो होगा वो छोटा सा टॉर्क कितना हो जाएगा? छोटा सा टॉर्क जो होगा वो कितना हो जाएगा? RI इंटू FT। यस और नो? इज दैट ओके? अगर डायरेक्शन तो ऐसा हो जाएगा R क्रॉस F एक्सिस के अलोंग। अच्छा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा? RI इंटू टेंजेंशियल फोर्स कितना? MI RI इंटू अल्फा। इस तरीके का एक पार्टिकल की अनेक पार्टिकल, रिजिड बॉडी, तो वो सारे टॉर्क का डायरेक्शन देख लो, सारे टॉर्क का डायरेक्शन कहीं पर भी पार्टिकल होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स होगा, R वेक्टर रेडियल में होगा, R क्रॉस F सेम डायरेक्शन में आएगा। तो सारे टॉर्क को क्या मैं स्केलर जैसा जोड़ सकता हूं? ये सिंबल सिग्मा वही बता रहा है। तो ये क्या हो गया? सिग्मा MI RI का स्क्वायर इंटू, अब इस सिग्मा सिंबल से आई अल्फा को घटा लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा सिग्मा MI इंटू RI का स्क्वायर। सिग्मा MI इंटू RI का स्क्वायर क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MR स्क्वायर का समेशन। तो ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ना सर? तो ये क्या हो गया? टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा इंटू आई इंटू अल्फा। अच्छा, अल्फा वेक्टर जिस डायरेक्शन में है, अल्फा एक एक्सियल वेक्टर है, अल्फा वेक्टर इस डायरेक्शन में है, R क्रॉस F भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों का डायरेक्शन सेम है सर। तो क्या वेक्टर फॉर्म में हम ये चीज लिख सकते हैं?
टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। सर जो ये डेरिवेशन हमने किया है इसमें हम क्या किए, एक्सिस को फिक्स कर दिए, इसमें हम लोग क्या कर दिए। तो ये बात एक अच्छा फिजिक्स का स्टूडेंट जीवन भर याद रखता है कि टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा जिस पॉइंट या जिस एक्सिस के अबाउट लगा रहे हैं वो फिक्स होना चाहिए, वो रुका हुआ होना चाहिए। अगर रुका हुआ नहीं है, वो एक्सेलेट कर रहा है, तो हम एज ए फिजिक्स का स्टूडेंट क्या करते हैं, उस पे जाके बैठ जाते हैं, तो मेरे लिए रुक जाता है। लेकिन बैठने पे अगर वो एक्सेलरेटेड है तो एक स्यूडो फोर्स कहां जाके लगा देंगे, सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है, और तब टॉर्क एनालिसिस करेंगे। ठीक है, कल जो टॉपिक हम पढ़ा रहे थे उसमें एक जगह बेईमानी हम तुम लोग कर लिए, स्यूडो फोर्स यूज नहीं किए, क्योंकि ये कंसेप्ट बताए नहीं थे तो झूठ मूठ का तुमको एक भार लगता। लेकिन हम तुम्हारे सुविधा का काम कह दिए थे कि भाई तुम सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही टॉर्क एनालिसिस करो। तो उससे फायदा क्या हुआ था कि स्यूडो का टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास विल बी 0। तो तुम भूल भी गए थे स्यूडो लगाना, तब भी तुम्हारे आंसर को फर्क नहीं पड़ा था। ठीक है, एनीवे वो हम आगे देखेंगे, पहले आप इसको लिख लीजिए। ठीक है सर, फिर हम इसके एप्लीकेशन पे आएंगे। सर अब हम आपको जो सिखाने जा रहे हैं वो आपको पहली बार रोटेशन चैप्टर में आप परेशान होने वाले हैं। ठीक है, एक तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा में एक मतलब सिंपल सा चीज आएगा जिसमें हम क्वेश्चन ज्यादा नहीं कराते हैं, नीट में बहुत आता है वो सब क्वेश्चन, सब जेईई में रिलेटिवली कम आता है, कि भाई बॉडी पे कोई फोर्स का वैल्यू दे दिया, एफ वेक्टर आर वेक्टर दिखा दिया, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया, वहां से आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, ये सारी चीजें दी जाए अगर आपको, तो आप यहां से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और इन केस अल्फा अगर कांस्टेंट होगा, इफ अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो आप क्या क्या इक्वेशन यूज करेंगे, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी, डेल्टा थीटा बराबर ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, एंड ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। इज दैट ओके, है ना। तो ये तीनों चीजें यूज करवा सकता है आपको, लेकिन ये यूज करने के लिए आपको अल्फा का जरूरत पड़ेगा, और अल्फा पता करने के लिए आप यूज करेंगे कौन सा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क डायरेक्ट भी दे सकता है, या आर क्रॉस एफ से पता करना होगा, या आर परपेंडिकुलर इंटू एफ से पता करना होगा, या एफ परपेंडिकुलर इंटू आर से पता करना होगा। तो कई बार टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा में टॉर्क सेपरेटली कैलकुलेट करना है और फिर उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिवाइड कर, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिवाइड करना है, देन यू विल गेट अल्फा। So if you will get alpha, then you can find omega final, delta theta, omega and ये तीनों इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ये भी यूज कर सकते हैं, ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल बाई 2, एंड यू कैन ऑल्सो यूज डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ठीक, तो जब अल्फा कांस्टेंट हो तो ठीक, और ये सब का यूज किया जा सकता है। हम एक दो क्वेश्चन करा देते हैं, बट ज्यादा हम इसमें मगजमारी नहीं करेंगे। चलो, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा का जो सिंपल क्वेश्चन सब है वो ये है, वो काइनेमेटिक्स जैसा ही है, सॉरी मतलब एनएलएम जैसा ही है। जैसे यहाँ टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा है, वहाँ एफ इक्वल टू एम ए होता है, तो वहाँ ए पता करने के बाद वी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा सकते थे अगर ए कांस्टेंट होता। तो यहाँ टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगा करके अल्फा पता करेंगे और बाकी तीन इक्वेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है जरा पढ़िए तो, एक कांस्टेंट टॉर्क ऑफ इतना न्यूटन मीटर। टॉर्क जब पढ़ाए थे तो यूनिट बोले थे, नहीं बोले थे तो याद रख लेना, न्यूटन मीटर। तो अ कांस्टेंट टॉर्क ऑफ इतना न्यूटन मीटर इज एक्सर्टेड ऑन अ पाइवोट व्हील। कोई चक्का है जिसका एक्सिस फिक्स्ड है, उस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट करेगा, और कह रहा है इफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज दिस मच, एंगुलर एक्सेलरेशन इज हाउ मच, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील। तो बेसिकली आपको टॉर्क का वैल्यू दे दिया है 31.4 और अल्फा का वैल्यू दे दिया है 4 पाई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, टॉर्क बाय अल्फा, नहीं तो टॉर्क इज 31.4 एंड अल्फा इज 4 पाई। आप लोग को पता होगा पाई इज 3.14, तो यहाँ 3.14 रखेंगे तो ऊपर में कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 4,
तो दैट इज 2.5। यूनिट क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? केजी मीटर स्क्वायर। फर्जी सवाल था। आगे बढ़ना चाहिए हम लोगों को। लिखने वाले आराम से पॉज करके लिख सकते हैं इसको। सुनिएगा, एक फोर्स है 50 न्यूटन का, एक फोर्स है 50 न्यूटन का, ये अपना रेडियस है। रेडियल लाइन से 37 डिग्री पे फोर्स लग रहा है। रेडियल लाइन से कितना डिग्री पे फोर्स लग रहा है? 37 डिग्री पे। तो इस F का दो कंपोनेंट, एक इधर लगेगा 50 cos 37 तो दैट इज 40, और इधर हो जाएगा 50 sin 37 दैट इज 30। क्या ये 40 वाला कोई टॉर्क लगाएगा एक्सिस के अबाउट? नो, क्योंकि ये फोर्स जो है वो एक्सिस से ही पास कर रहा है। लेकिन ये जो फोर्स है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो इसका टॉर्क होगा, टॉर्क कितना हो जाएगा? टॉर्क हो जाएगा 30 इंटू आर, फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर। आर इज हाउ मच? 2, तो ये हो जाएगा 60। यूनिट चाहे तो रख देंगे न्यूटन मीटर। इज दैट ओके? टॉर्क आ गया। अगर हमको अल्फा का वैल्यू पता करना है तो अल्फा हो जाएगा टॉर्क बाई आई। अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन आई। टॉर्क कितना है अपना? 60। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क mr स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 60 अपॉन m इज हाउ मच? 10 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एक 2 कट गया, तो 60 बाई 20 दैट इज 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? ठीक है सर। फर्जी सवाल है? अगला सवाल देखिए। A wheel has moment of inertia this much. A wheel has moment of inertia this much, and it is making इतना revolution per second. मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है और ओमेगा भी आपको दिया गया है ना बाबू? रिवॉल्यूशन पर सेकंड में लेकिन ओमेगा दिया है। पॉइंट टू बी नोटेड सर। ऐसा यूनिट ऑफ ओमेगा जो है वो रिवॉल्यूशन पर सेकंड नहीं होता बल्कि रेडियन पर सेकंड है। रिवॉल्यूशन पर सेकंड को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ओमेगा दे दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया। बोल रहा है कि कितना टॉर्क लगाए कि ये ओमेगा 20 से घट के 0 हो जाए कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। आप ट्राई कर लीजिए, विद इन 30 सेकंड आपका आ जाएगा। कितना है इसका आंसर? ये कर दिए, दे दिए थे ना ये। तो बेसिकली आप इसमें ओमेगा फाइनल है आपका 0 और ओमेगा इनिशियल है 20 रेडियन पर सेकेंड। तो अल्फा का वैल्यू है ओह आई एम वेरी सॉरी। तो 20 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है ना, तो 20 इंटू 2 पाई दैट इज 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। अल्फा होता है ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टाइम। यस और नो? तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 0 माइनस 40 पाई अपॉन कितना सेकेंड में चाहिए? 10 सेकेंड। तो ये हो जाएगा -4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कहो हाँ। अच्छा, तो अब हम लोग ये माइनस में है, ऑब्वियसली माइनस बता रहा है कि जिधर ओमेगा होगा उसके ऑपोजिट में हमको लगाना होगा। टॉर्क का वैल्यू अगर हम लोग को पता करना, टॉर्क का वैल्यू पता करना ना, तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू अल्फा का जो भी मैग्नीट्यूड है वो कर देंगे। आई आपको दिया गया है कितना? 5 इंटू 10 टू द पावर -3 एंड अल्फा इज हाउ मच? 4 पाई। तो आपका यह होगा 200 हो जाएगा ना, 200 पाई इंटू 10 की पावर -3 नहीं, तो 2 पाई इंटू 10 पावर -1। ठीक, तो 2 पाई इंटू 10 पावर -1 और यूनिट क्या हो जाएगा इसका? ओहो हो, अरे क्या हो गया हमको, क्या हो गया इस मास्टर को? ये 20 हो जाएगा ना? तो तुम अभी थोड़ा देर में मेरा साथ दे रही थी। तो दिस इज 20 पाई इंटू 10 पावर -3, तो 2 पाई इंटू -2 और यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का?
तो हमको अब आपको जो सिखाना है वो आ जाइए, आगे बढ़े। बेसिकली हम लोग को देखना है वर्किंग विथ टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। बेसिकली ये है डायनेमिक्स ऑफ फिक्स्ड एक्सिस और रोटेशन। ठीक है सर, सुनिएगा मेरी बात, हेलो हेलो हेलो। जो स्टेप बता रहा हूं वही फॉलो कीजिएगा। ये पहला चीज है जिसमें कि आपको थोड़ा कष्ट होगा, और कष्ट होता है तो ये इंसान सीखता है। वेरी गुड। तो इसमें क्या करना होता है हम आपको रटवा देते हैं, करना क्या क्या है, स्टेप्स क्या क्या होगा। आप जब भी फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन होगा तो कहीं ना कहीं उसको हिंज किया हुआ होगा, एक्सिस बंधा हुआ होगा, कील ठोका होगा, कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा। ठीक, तो पहला काम ये करना है कि आइडेंटिफाई द फोर्स एंड ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। आइडेंटिफाई द फोर्स एंड ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। इज दैट ओके सर? यस सर। ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, सुन लो। उसके बाद क्या करना है, लोकेट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड ड्रॉ द सर्कुलर पाथ। देखो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन होगा तो सर्कुलर पाथ पे ही चलेगा सेंटर ऑफ मास। ड्रॉ द सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल, फॉलोड बाय सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के द्वारा जो सर्कुलर पाथ फॉलो किया जाएगा उसको बना लीजिएगा, उसको ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है सर? उसके बाद लोकेट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ड्रॉ द सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय सेंटर ऑफ मास। अगला काम ये करना है, शो A centripetal is equal to omega square into r and A tangential is equal to r into alpha। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो डिसाइड होता है वो आप दिखा लीजिएगा। ठीक, ऑफ किसका? ऑफ, अरे रिजिड बॉडी का हर पॉइंट का अलग अलग हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ मास। ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन जब आप पता कर लेंगे, लेकिन एक्सेलरेशन किसका? रिजिड बॉडी में ढेर सारा पॉइंट है, किसका एक्सेलरेशन पता किया? और सेंटर ऑफ मास कैसे पाथ पे चलेगा? क्योंकि फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है, उसके दो एक्सेलरेशन हो सकते हैं, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल टुवर्ड द सेंटर होगा एंड टेंजेंशियल टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा, ये दोनों दिखा लेंगे। फिर फोर्स एनालिसिस। फिर फोर्स एनालिसिस मतलब ब्रेक component of forces along the radius and perpendicular to, कुछ याद आ रहा है किसमें ऐसा करते थे? सर्कुलर मोशन में। और फिर हम लोग क्या लिख देंगे? F net towards center is equal to m omega square r। F net towards center is m omega square r and F tangential is equal to m into r alpha। ठीक है? किसका ये फोर्स एनालिसिस किस पे किया हम लोग? सेंटर ऑफ मास पे। सुनिएगा मेरी बात, सब लिखने का मौका आपको देंगे, दिख रहा होगा आई थिंक। याद रखिएगा, जहां हिंज है इंग्लिश में लिख दें। हिंज फोर्स हमेशा दो कंपोनेंट में लिखना, एक अलोंग द रॉड, मतलब एक परपेंडिकुलर टू द रॉड अगर रॉड है तो, मतलब एट हिंज along the rod, रुक जाओ, at hinge assume two component,
ऑफ हिंज फोर्स, 1 along AC and one along AT, एक AC वाले लाइन में और एक AT वाले लाइन में। ऐसा करने से तुम्हारा काम आसान होगा, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, लेकिन ये काम आसान होगा। कंपोनेंट तुमको नहीं लेना होगा, क्योंकि कंपोनेंट करने के लिए हम बोले थे ना कि रेडियस और परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो AC रेडियस के लॉन्ग होगा, AT रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, तो तुमने नॉर्मल मान ही लिया दोनों डायरेक्शन में, तो कंपोनेंट ब्रेक करने के लफड़ा से बच जाओगे। और फिर अंतिम चीज होगा टॉर्क एनालिसिस। अंतिम चीज क्या होगा? एनालिसिस। टॉर्क एनालिसिस में क्या लिखेंगे? टॉर्क इज इक्वल टू IL। टॉर्क इज इक्वल टू, दो ही बात फिक्स रखना है। जैसे ही हम बोल दिए फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन ना, तो ये जो हो गया टॉर्क अबाउट एक्सिस, I अबाउट बी एक्सिस एंड अल्फा। फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन नहीं होगा तो क्या होगा, वो हम कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में बात करेंगे। ये चीज कर लोगे, इक्वेशंस आएंगे, उनको सॉल्व करोगे, आंसर आएगा। पहले ये स्टेप्स लिख लीजिए, मैं एग्जांपल के थ्रू ही आपको समझाता हूं। इन स्टेप्स को लिख लीजिए कि इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। और हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ परेशान आप होइएगा, 10-15 सवाल तो कम से कम आपको खुद से भी करना होगा। वैसे अगर आप नीट का बात करेंगे तो नीट में ये सब नहीं पूछता है, जेई का बात करेंगे तो जेई में तो जरूरत पड़ता है, नीट में थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगा, छोटा मोटा क्वेश्चंस। सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं सर। क्या कहाँ गया पेन? यहाँ, चलो। एक रॉड है सर, एक रॉड है, वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन, रॉड का मास m और लेंथ l, रॉड का मास m और लेंथ l। ओके, यहां पे हिंज कर दिया। इनिशियली रॉड इज हॉरिजॉन्टल, इनिशियली रॉड इज हॉरिजॉन्टल, ठीक। ठीक, rod is released from shown position, rod is released from shown position, find hinge force on rod, just after release, just after रिलीज। बेसिकली हम इसमें सब चीज पता करना चाहते हैं। तुम नहीं कुछ करोगे, तुम एक ही काम करोगे कि पेन नीचे रख दोगे, ठीक है। सुन लो क्या हो रहा है इसमें। इसमें क्या हो रहा है, एक रॉड है, ठीक। यहां पे मान लो कि हम इसको कील ठोक दिए, ये वर्टिकल प्लेन है, ऐसे था, और इसके बाद हम इसको छोड़ दिए, ठीक। तो छोड़ने के समय में यहाँ पे हिंज पे, ये जो हिंज है जो कील ठोके हुए, यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। रॉड हिंज पे कितना लगा रहा होगा या हिंज रॉड पे कितना लगा रहा होगा, ठीक है। वो फोर्स हम पता करना चाह रहे हैं। वो पता करने के लिए हमको ऑब्वियसली एक्सेलरेशन वगैरह भी पता करना होगा, ठीक है सर। बात समझ गए आप? इज दैट ओके? चलिए शुरू करते हैं। क्या करने के लिए सर पहले बोले थे, सो बताइए। फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी एंड ड्रॉ एफवीडी। तो ये वर्टिकल प्लेन है, क्या क्या लग रहा होगा इस रॉड पे? एक तो mg, यूनिफॉर्म रॉड है, नॉन यूनिफॉर्म होता तो बोलता। कहां पे रॉड, कहां mg लगा दें? कहां पे होगा सेंटर ऑफ मास? L/2 पे। यस और नो? एफवीडी कंप्लीट हो गया? तो क्या होगा और? हिंज फोर्स। यहां हिंज है, किधर किधर हिंज फोर्स माने? ऊपर। काहे ऐसे माने? काहे ऐसे माने? तुम देखो आगे, तुम आगे देखो, समझ में आएगा। तुम थोड़ा देर के लिए हिंज फोर्स को भूल जाओ, आगे स्टेप पे आओ। हिंज फोर्स इसीलिए हम बाद में बोले थे बनाने। हाँ, लोकेट मारेंगे, मुंह फोड़ देंगे हम।
locate position of, obviously this is position of center of mass. After that, draw circular path followed by center of mass. नहीं, इसके द्वारा सर्कुलर पाथ जो फॉलो करेगा यही सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा अगर पूरा घूमता तो, नहीं तो है तो यही, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास इस सर्कल पे जाएगा, कर लिए। आगे क्या बोल रहा है करने? सो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन एंड, तो सेंटर ऑफ किसका, किसका ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास जिस सर्कल पे चल रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन इधर होगा, कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। आर यहाँ पे कितना है, समझ में आ रहा है? लिखे होंगे ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल ऑन विच इट इज मूविंग, इज दैट ओके? इधर क्या 80, कितना आर इंटू अल्फा, तो आर कितना है इंटू अल्फा। यस और नो? कोई दिक्कत कोई परेशानी? पक्का? अच्छा, अब आपका दिख रहा है कि एसी इधर है और एटी इधर है, तो एक एसी के लाइन में और एक एटी के लाइन में। तो मर्जी होता तुम नीचे भी ले लेते, बाद में तुमको नेगेटिव आके बता देगा कि तुम गलत माने हो। मर्जी होता तुम एनएक्स को राइट ही ले लेते, लेकिन वो तुमको नेगेटिव आके बता देगा कि तुम डायरेक्शन गलत लिए हो। बट हमको ये बात दिख रहा है ना कि इधर इसको इधर एक्सेलेरेशन चाहिए, तो एनएक्स तो इधर होना ही पड़ेगा। हाँ, ये एनवाई ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि जो एक्सेलेरेशन कितना है, क्योंकि नीचे की तरफ एमजी तो ऑलरेडी है ही, एक्सेलेरेशन नीचे होगा, तो एनवाई ऊपर भी हो सकता है। अगर थोड़ा कम एक्सेलेरेशन चाहिए, ज्यादा चाहिए तो हो सकता है एनवाई नीचे हो सकता है। तो हम अभी मान लिए गलती होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, काम खत्म। अब क्या बोला करने के लिए? फोर्स एनालिसिस एंड ब्रेक द कंपोनेंट ऑफ फोर्स along the radius and perpendicular to the radius. yes or no? और फिर टॉर्क एनालिसिस भी कायदे से हम क्या करते हैं ना, टॉर्क एनालिसिस ही पहले कर लेते हैं, मतलब लिखाए हैं बाद में, बट टॉर्क एनालिसिस ही पहले कर लेते हैं। खैर अभी तो स्टेप में बता दिया ना पहले, ठीक है करते हैं। फोर्स एनालिसिस लिखे हैं पहले करना। क्या लिखेंगे बताओ? इधर की तरफ नेट फोर्स क्या होगा, एम इंटू ए सेंटीमीटर, इधर की तरफ नेट फोर्स एम इंटू ए टेंजेंशियल, तो इधर की तरफ नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एन एक्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बाई 2। यस और नो? और एम जी माइनस एन वाई इज इक्वल टू एम इंटू एल बाई 2 अल्फा, एम इंटू एल बाई 2 अल्फा। इज दैट ओके? फोर्स एनालिसिस हो गया। हम फोर्स एनालिसिस किस पे करते हैं हमेशा? सेंटर ऑफ मास पे। फोर्स लग रहा है यहाँ एन वाई, उससे कोई मतलब नहीं है, पूरा बॉडी पे लग रहा है, और एक्सेलरेशन लेके लेंगे किसका, बॉडी के किसका, सेंटर ऑफ मास। इज दैट ओके? टॉर्क एनालिसिस करना है। क्या करना है? टॉर्क एनालिसिस किसके अबाउट करना है? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एन वाई और एन एक्स का टॉर्क, तो किसका टॉर्क, एमजी और एटी फोर्स है। हाँ, एमजी का किधर टॉर्क, अंदर की तरफ कितना, एमजी इंटू एल बाई 2 इज इक्वल टू आई अल्फा। अब तुम लोग ऐसे खोए से क्यों हो? टॉर्क हो गया ना, आई अल्फा। आई कितना, इस एक्सिस के अबाउट आई कितना, एम एल स्क्वायर बाय 3, तो एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू अल्फा। कहो हाँ। हम क्यों करते हैं टॉर्क एनालिसिस, पहले समझ में आया? क्योंकि अल्फा आउटराइट आ गया यहां से, तो यहां से हमको ओमेगा नहीं मालूम है तो एनएक्स नहीं आएगा, ओमेगा पे चर्चा करते हैं। यहां से एनवाई और अल्फा दो वेरिएबल है, यहां पर तो अल्फा डायरेक्ट आ जाएगा। तो अब जरा हमको अल्फा का वैल्यू बताइए, इसमें क्या आएगा? एम से एम कैंसिल आउट हो गया, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, 3g बाई 2l, दैट इज योर अल्फा। ठीक है सर, हम क्लास के बीच में हैं। हेलो, चलो अल्फा आ गया सर। अब इस अल्फा को उठा करके यहां पुट कर देते हैं,
पुट कर दे, करो तुम करो, अल्फा को यहां पुट कर देंगे तो 3g/2l हो जाएगा, एल कट जाएगा तो 3mg/4 हो जाएगा ये। तो ny का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, mg माइनस 3mg/4 इज इक्वल टू ny इज इक्वल टू mg/4, ny इज इक्वल टू mg/4, इज दैट ओके? अच्छा, तो ny का वैल्यू आ गया। अब nx का वैल्यू पता करने के लिए हमको ओमेगा का वैल्यू पता होना चाहिए। अभी क्या है कि हम बोल रहे हैं कि जस्ट आफ्टर रिलीज, तो जस्ट आफ्टर रिलीज तो मोशन स्टार्ट ही हुआ है, तो ओमेगा कितना है, 0। जस्ट आफ्टर रिलीज यहां पे लिख देंगे, जस्ट आफ्टर रिलीज ओमेगा इज 0, तो nx का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या आपको? सच बोले झूठ बोले? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अगर nx होता तो नेट हिंज फोर्स हो जाता √ny² प्लस nx², चूंकि nx 0 है तो हिंज फोर्स हो जाएगा mg/4। हम अल्फा भी बता दिए और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी बता देंगे। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन 0 है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, L/2 इंटू अल्फा, तो इस अल्फा को L/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो 3g/4 हो जाएगा। ठीक है सर? एकदम क्लियर है बात? छापिए सर, छापिए जल्दी। तुमको याद है कि अगर हम रस्सी यहां बांधे रहते थे तो यहाँ पे ny आता था mg/2, हाँ, यहाँ भी टेंशन आता था mg/2, लेकिन अभी नहीं है। जैसे ही वो रस्सी काट दिए, जैसे ही रस्सी काट दिए तो कितना हो गया, नहीं समझे मेरा बात? आपको अगर हम ऐसा बोल दिए, रॉड हॉरिजॉन्टल है, ये बंधा हुआ है, तो यहाँ पे हिंज फोर्स कितना है, mg/2। इसके बाद इसको काटे, जैसे ही काटे तो एक्सेलरेट होने लगा, तो यहाँ का नॉर्मल कितना हो गया, mg/4। सो वो जितना मेरा नॉर्मल था वो 50% से घट गया, ठीक है, तभी वो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो गया। इज दैट ओके? सवाल बदल के देते हैं, चाहते हैं, हमारी चाहत ये है कि तुम थोड़ा सा सीखो। ओके, डरना नहीं है, डरना नहीं है, जो डर गया वो मर गया। क्या ये कठिन है? नया है, पहली बार है। आपको 7-8 बार प्रैक्टिस करना होगा एक ही टाइप के सवाल को, तब जाकर के आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाइएगा। ठीक है, कितना एंगल रख लें, 37 डिग्री रख लेते हैं। रॉड का मास क्या है, रॉड का मास m है और लेंथ l है। ठीक, स्ट्रिंग इज कट एट t इक्वल टू 0। ये मासलेस स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग इज कट एट t इक्वल टू 0। फाइंड अल्फा ऑफ रॉड just after cutting, just after t equal to 0। दूसरा, a centripetal and a tangential of center of mass at t equal to 0 plus, t equal to 0 plus मतलब just after। और तीसरा, find hinge force at t equal to 0 प्लस, रस्सी काटने के जस्ट बाद। ठीक, चलिए सर शुरू करते हैं। रस्सी हटा दें, काट दिया रस्सी। अब जरा बताइए, सबसे पहला काम क्या करें, FBD ड्रॉ करें। तो किधर क्या लिखें यहाँ पे, mg नहीं, तो ये वाला एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, ये 37, तो ये वाला भी 37 करस्पॉन्डिंग से, नहीं तो ये 53 डिग्री, दिस इज 53 डिग्री।
यस और नो? बोलो। और एबीडी में और कुछ आएगा? हिंज फोर्स किधर किधर बनाओगे उससे पहले तुम हमको बता दो कि सर कैसे पाथ पे चलेगा। सर्कुलर पाथ पे चलेगा, ऐसे सर्कुलर पाथ पे चलेगा, है ना? तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सर्कल थोड़ा चपटा हो गया ना, ठीक। तो इस इंस्टेंट पे इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन किधर होगा, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन किधर होगा? यही है ना सेंटर। इधर हो गया ए सी, कितना? ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2, और इधर हो गया 80, नहीं? कितना हो जाएगा 80? L/2 इंटू अल्फा। कोई दिक्कत? इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि यहां पर इधर लिख लेते हैं NX लिख लो, और इधर अगर गलती होगा डायरेक्शन तो अपने आप को नेगेटिव। अगला कार्य क्या करना है? तो NY और NX तो है ही AC और AT के लॉन्ग, तो अब किसका कंपोनेंट ब्रेक करना है? MG का ही ना? बोलो। तो MG का इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? MG cos 53, और इधर वाला MG sin 53 डिग्री। यस और नो बच्चों? कहो हाँ। आई होप कि अभी तक हम कोई ऐसा बात नहीं बोले हैं जो आपके सर के ऊपर से गया हो। ऐसा कोई बात बोले? अब हमको बताओ कि ये तो एक्सेलरेशन है ना सर, और एक एक्सेलरेशन इधर भी है, इधर भी है एक एक्सेलरेशन, यस और नो? तो आप इस डायरेक्शन में क्या लिखेंगे? NX माइनस MG cos 53 3mg/5, mg cos 53 3mg/5 is equal to m into a centripetal, m into a centripetal is 0 का है, जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो जस्ट स्टार्ट होने पे ओमेगा का वैल्यू 0 होगा। यस और नो? ये पहला इक्वेशन हो गया। इस डायरेक्शन में क्या लिखेंगे? इस डायरेक्शन में क्या लिखेंगे? mg sin 53 को वैल्यू लिख लें, कितना? mg इंटू 4/5, यस और नो? माइनस ny, ये इस डायरेक्शन का नेट फोर्स हो गया, दैट इज इक्वल टू m इंटू a टेंजेंशियल, दैट इज L/2 इंटू, कहो हाँ। हमारा काम खत्म हो गया? नहीं, अभी तो दो ही इक्वेशन आया है ना, एक और इक्वेशन चाहिए। कहां से आएगा? टॉर्क एनालिसिस से। टॉर्क एनालिसिस किसके अबाउट करेंगे? ये तो फोर्स हो गया था, टॉर्क। तो टॉर्क किसके अबाउट? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, NY और NX का टॉर्क 0 हो गया, mg cos 53 का टॉर्क, तो सिर्फ किसका टॉर्क? mg sin 53 इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा mg इंटू 4/5 इंटू L/2 इज इक्वल टू इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL/3 इंटू अल्फा। यस और नो? तो अल्फा तो आउटराइट आ गया हमारा, कितना आ गया अल्फा जरा बताओ तो? ये जो आएगा L से L कट जाएगा, M से M कट जाएगा, 4 3 6 ना, 6g/5L ना, 6g/, कहो हाँ। अच्छा, NX का वैल्यू यहां से आ जाएगा, नहीं, कितना आ जाएगा NX का वैल्यू? ये पहला उत्तर है सर, दिस इज द फर्स्ट आंसर। सेकेंड आंसर, NX का वैल्यू कितना आ गया? ये 0 है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो NX इज इक्वल टू 3mg/5, दिस इज सेकेंड आंसर। और यहां पर अगर हम रख देंगे अल्फा का वैल्यू सर,
तो NY का वैल्यू आ जाएगा, नहीं बोलो, तो 4mg/5 माइनस 3mg/5, L/2 यहाँ पे अल्फा का वैल्यू रखें, देख लो ना, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/5g ना, ये L से L कट जाएगा और 2 से 6 तो 3, तो 3/5g, और उस 3/5g को इधर लाएंगे 3/5mg हो गया, और इधर लाएंगे तो 4/5mg माइनस 3/5mg, तो NY कितना 1/5mg, तो NY का वैल्यू कितना हो गया mg/5। हमारा हिंज फोर्स जो हो जाएगा अंडर रूट NX, अगर हम हिंज फोर्स बोलेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट NX² प्लस NY², क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यस और नो? बोलो। क्या हम जितना चीज चाह रहे थे सब चीज मिल गया? अल्फा मिल गया, अल्फा मिल गया, ए सेंट्रीपिटल मिल गया कितना 0, और ए टेंजेंशियल मिल गया, ए टेंजेंशियल कितना L/2 इंटू अल्फा ना, तो L/2 इंटू अल्फा कितना 6g/5L, अभी ओरली किए थे, तो 3g/5, दैट इज योर ए टेंजेंशियल। तो अल्फा का वैल्यू आ गया, ACAT का आ गया, हिंज फोर्स का वैल्यू भी आ गया। आई होप आपको सारा बात समझ में आया है। कहानी को कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में, तब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक सीखेंगे नहीं, ठीक है? तो सीख लेंगे अगले क्लास में, टॉर्क इक्वल टू अल्फा का कंप्लीट हो जाएगा बात। चलिए आज का कहानी खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।